अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दैट इज़ द सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम फर्दर देखते हैं। सैंडविच आप सारे खाते होंगे और आपको पता है कि उसकी किस तरह से शेप होती है। साइड पे एक स्लाइस होता है और एक ऊपर की तरफ स्लाइस होता है, दरमियान में कोई फिलिंग होती है। इसको हम रिजेंबल कर सकते हैं किसी भी फंक्शन से। अब देखिए, जो ऊपर वाला स्लाइस होता है वो डेफिनेटली हमारे पास किस फॉर्म का होगा, एक ऊपर है, उसको हम इस तरह हमने अगर सैंडविच रखा है तो एक उसके ऊपर स्लाइस है, एक नीचे स्लाइस है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू अगर हम इसको फंक्शन के सेंस में देखें तो ये बड़ा होगा। जो दरमियान में अगर g ऑफ x है वो हमारे पास, अगर दरमियान में g ऑफ x है और उसके बाद h ऑफ x है, ठीक है, तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, बड़ा होगा g से, और ये जो g है ये बड़ा होगा h से। तो इसकी किस सेंस में इंपॉर्टेंस है, लिमिट की सेंस में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि ये लिमिट कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होता है। किस तरह से हेल्पफुल होता है, ज़रूरी नहीं है कि f हमेशा बड़ा हो, h हमेशा छोटा हो, कोई भी फंक्शन मीन्स इस फॉर्म में आपके पास फंक्शन होने चाहिए। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास g ऑफ x है, अगर वो किसी दूसरे फंक्शन से छोटा है और वो फर्दर h ऑफ x से छोटा है, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे। अगर हमने उसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू c, लिमिट x अप्रोचेस टू c, इन तीनों की लिमिट्स का आपस में क्या रिलेशन डेवलप होगा, ये हमें सैंडविच थ्योरम एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि किस तरह से एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से छोटा होगा। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम एक छोटी सी एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमने एक फंक्शन ले लिया, हमारे पास फंक्शन क्या है x, एक फंक्शन को हमने x कह दिया और हम कहते हैं कि x स्क्वायर प्लस 2, दूसरा फंक्शन ये ले लिया। अब देखें, ये जो x है इस पे क्या कंडीशन लगाएंगे कि ये ग्रेटर देन 1 हो। जब हम इसको, अगर हमने f ऑफ x का नाम दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, और इस फंक्शन को g ऑफ x का नाम दे दें, दिस इज इक्वल टू g ऑफ x। जब हम x के प्लेस पे 2 रिप्लेस करते हैं, x की जगह पे 2 रिप्लेस करते हैं तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे x की जगह पे 2 रिप्लेस करेंगे, 2 स्क्वायर 4 प्लस 6 आ जाएगा। तो ये जो 6 है ये इससे बड़ा है, ठीक है। इट मीन्स ये फंक्शन भी इससे बड़ा है क्योंकि सारी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे अब हम लिमिट की सेंस में देखते हैं, क्योंकि हमने क्या डेवलप करना है, इन दोनों का आपस में लिमिट्स का रिलेशनशिप डेवलप करना है। अगर हम सपोज करते हैं कि हमने लिमिट कैलकुलेट करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे भी हमने लिमिट कैलकुलेट करनी है 3 कैलन 2 पे, तो भी हमने वैल्यू ली है लिमिट x अप्रोचेस टू 3। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पे ये देखें आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन की जो लिमिट होती है वो वही वैल्यू होती है जिस पे हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इट मीन्स इसकी वैल्यू हमारे पास 3 ही आ जाएगी। जब हम इस पे 3 लिमिट पुट करते हैं तो 3 पे कहीं पे भी 3 पे ये जो है ये कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं होता। जब ये कहीं पे अनडिफाइंड नहीं होता तो इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास 3 ही रहेगी। इसकी जो लिमिट है वो हम 3 पे ही कैलकुलेट करेंगे, और 3 जब हम इसमें रिप्लेस करेंगे तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 11। इट मीन्स इसकी लिमिट आई 3 और दूसरे फंक्शन की लिमिट आई 11। तो इनकी लिमिट्स में क्या रिलेशन हो गया, जो फंक्शन में रिलेशन था, फंक्शन में हमने कहा था कि ये जो f ऑफ x है ये इस g ऑफ x से छोटा है, तो उनकी लिमिट्स का भी यही रिलेशन था कि उनकी लिमिट्स जो हैं वो भी, जो बड़ा फंक्शन है उसकी लिमिट बड़ी है, जो छोटा फंक्शन है उसकी लिमिट छोटी है। तो सैंडविच थ्योरम हमें यही स्टेट करता है। नेक्स्ट हम ग्राफिकली एक और फंक्शन की एग्जांपल से भी इसको देखेंगे। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। Suppose that g of x less than equal to f of x that is less than equal to h of x for all x in some open intervals containing c। जिस पॉइंट पे हमने लिमिट कैलकुलेट करनी है वो उस ओपन इंटरवल में कंटेन होना चाहिए, एक्सेप्ट पॉसिबली एट x इज इक्वल टू c इटसेल्फ। सपोज आल्सो दैट, इसके अलावा हम क्या सपोज करते हैं कि इसकी लिमिट x अप्रोचेस टू c, g ऑफ x जो है वो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू c, h ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो लिमिट है वो और इसकी जो लिमिट है वो दोनों एग्जिस्ट करती हैं और किसी नंबर l को अप्रोच करती हैं। l पे क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये डेफिनेट हो, मींस इनफाइनाइट ना हो, ठीक है। जब ये वाली केस जो है इसमें एग्जिस्ट करता है, दोनों की लिमिट सेम हो और जिस नंबर को वो कन्वर्ज करती हैं वो डेफिनेट हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो दरमियान वाला फंक्शन है, ये जो मिड वाला फंक्शन है, ये जो सैंडविच्ड है बिटवीन g ऑफ x एंड h ऑफ x, उसकी लिमिट भी दैट नॉन जीरो नंबर l ही होगी। ओके, अब इससे रिलेटेड एक नोट हम देखते हैं जो कि सैंडविच थ्योरम की तरह का ही है। जब हमने कहा
कि अगर ये तो तीन फंक्शन से रिलेटेड था, ये एक पर्टिकुलर केस आ जाता है। अब अगर हम दो फंक्शंस की बात करें जिनमें से एक फंक्शन जो है वो छोटा हो, दूसरा फंक्शन बड़ा हो, जिस तरह से अभी हमने एग्जांपल दी थी कि अगर x लेस देन जो है वो x² + 2 लिखा था, तो ये f ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू दिस g ऑफ x है फॉर ऑल x इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग c एक्सेप्ट पॉसिबली एट x इज इक्वल टू c। लिमिट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जिस पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं उस पे लिमिट का एग्जिस्ट करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूटी अगर हम डिस्कस करें तो उस पे लिमिट लाजमी एग्जिस्ट करनी चाहिए। एंड द लिमिट्स ऑफ f एंड g बोथ एग्जिस्ट एट एज x अप्रोचेस टू c। जैसे जैसे ये c को अप्रोच करे, ये दोनों लिमिट्स अगर एग्जिस्ट करती हैं तो हम क्या कहेंगे फर्दर कि जिस तरह इनके फंक्शन के दरमियान जो सैंडविच थ्योरम है ना वो स्पेसिफिकली तीन फंक्शंस के लिए है। कभी आपने एक स्लाइस का सैंडविच देखा है? नहीं देखा, ठीक है। एक स्लाइस का तो सैंडविच नहीं आपने देखा होगा। अगर आप उसको फोल्ड भी करते हैं, आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक ही स्लाइस था, हमने उसको इधर फोल्ड कर लिया तो वो सैंडविच बन गया। तो वो जब सैंडविच बनेगा तो वो इटसेल्फ टू स्लाइस होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, ठीक है। कोई आपने ऐसा सैंडविच नहीं देखा होगा एक साइड पे अगर स्लाइस होता है दूसरी साइड पे स्लाइस ही ना हो, ठीक है। वो 3 के केस में है। लेकिन अगर हम 2 फंक्शंस की बात कर रहे हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इसकी जो भी लिमिट होगी वो भी इस फंक्शन की लिमिट से या तो छोटी होगी या फिर उसके इक्वल होगी। नेक्स्ट हमारे पास आती है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। इसकी तरफ मूव करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि लिमिट जो है वो क्या होती है। सिंपली लिमिट हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पे ज़रा डिटेल देख लें। लेट f of x be defined on an open interval about c। इस पॉइंट c पे f of x डिफाइंड है, लेकिन हमने अभी डिस्कस किया कि जो एग्जैक्ट x इज इक्वल टू c है उस पर उसका डिफाइन होना ज़रूरी नहीं है। वी से दैट लिमिट ऑफ f of x एज x अप्रोचेस टू c। जैसे जैसे x अप्रोचेस c को अप्रोच करता है, जो f of x की लिमिट है वो हमारे पास किसी नॉन ज़ीरो तो नहीं, ज़ीरो हो सकती है, कई ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी लिमिट ज़ीरो होती है, डेफिनेट नंबर को अगर अप्रोच करती है तो वही उस फंक्शन की लिमिट कहलाती है। ओके, ये सैंडविच थ्योरम की थोड़ी सी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है। हमने कहा था कि 3 फंक्शंस इन्वॉल्व हों, f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, तो तभी सैंडविच थ्योरम अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे हमने f जो है वो मिड में रखा है तो हमने f मिड में रख लिया। h आपने देखा कि h ऊपर है तो हमने कह दिया h बड़ा है f से, और g नीचे है और g छोटा है f से। अब देखिए इनके ग्राफ किस तरह से हैं कि एक का ग्राफ हमारे पास ये है और एक का ग्राफ ये है। जो एच का ग्राफ, एफ का जो ग्राफ है उस पर अगर आप नोटिस करें कि उसके जो भी पॉइंट्स आते हैं, जो भी उसका ग्राफ रहता है वो इन दोनों ग्राफ्स के इन बिटवीन रहता है। वो इन बिटवीन कैसे रहेगा? क्योंकि हमने डिस्कस किया, अभी एक नोट डिस्कस किया कि अगर हम इन दो फंक्शंस की बात करें, अगर एफ छोटा है एच से तो उसकी लिमिट भी उससे छोटी होगी। इसी तरह से उनके ग्राफ की जो वैल्यूज होंगी वो भी इसी क्राइटेरिया को फॉलो करेंगी। तो जब h और g की कोई लिमिट l आ जाएगी तो दरमियान वाला जो ग्राफ है जो कि f का है, जो कि इन दोनों फंक्शंस के दरमियान है, उसकी लिमिट भी हमारे पास l ही होगी। ओके, नेक्स्ट ये क्या है? ये सैंडविच थ्योरम का एक क्वेश्चन भी है और थ्रू ग्राफ में भी इसको एक्सप्लेन किया गया है और किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास एक फंक्शन ये है, ये अगर आप इस पर नोटिस करें तो ये सबसे बड़ा है और इस पर नोटिस करें सबसे छोटा है, ये वाला दरमियान में है। तो सबसे छोटा फंक्शन कौन सा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 दैट इज लेस देन आर इक्वल टू यू ऑफ एक्स। और ये जो फर्दर किससे छोटा है? दैट इज लेस देन आर इक्वल टू दिस फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2। लिमिट हमने किस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है? व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। जब आप इस पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करेंगे तो 0 पे ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा, फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन भी नहीं हो रही, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्योंकि ये चीज़ 0 हो गई तो ये हमारे पास 1 कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब जब इस पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ सारी 0 हो गई और यहाँ पे जस्ट 1 रह गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें कि ये जो लेफ्ट लिमिट है वो भी हमारे पास 1 है और राइट लिमिट भी 1 है। तो सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि ये जो u ऑफ x है इस पे अगर हम लिमिट सेम वही लिमिट अप्लाई करते हैं x अप्रोचेस टू 0 तो ये भी 1 होगी। देखिए कितनी ब्यूटी है इस रिजल्ट की कि ना तो हमें फंक्शन का पता है ना ही हमारे पास और कोई भी इंफॉर्मेशन है, जस्ट 2
फंक्शंस गिवन है, उनके दरमियान एक फंक्शन गिवन है और हम सिंपली उसकी लिमिट बता सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है सैंडविच थ्योरम के थ्रू सॉल्व करने वाला, तो आप इजीली उसकी लिमिट के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, बस ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये लिमिट के कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, द रिलेशन ऑफ डेल्टा एंड एप्सिलॉन इन द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। ये डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में हमारे पास है कि अगर एफ ऑफ एक्स माइनस सी, जिस नंबर पे हमने वो कैलकुलेट करनी है लिमिट, अगर हम एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करते हैं माइनस सी करते हैं और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, ये लेस देन एप्सिलॉन होगी। कब होगी? जब x माइनस सी, ये वाला x और माइनस सी, ये वाला एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये लेस देन डेल्टा होगी। अगर ये होगी तो फिर ये होगी। इस डेफिनेशन को हम क्या कहते हैं? हाँ जी, इस डेफिनेशन को हम कहते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट सेम वही लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स जो है वो ओपन इंटरवल में डिफाइंड हो, एक्सेप्ट पॉसिबली कि हमारे पास एक्स इज इक्वल टू सी पे डिफाइंड नहीं होगा। और अगर हम एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं, जिस पॉइंट पे हमने कैलकुलेट करना है वो लिख देते हैं माइनस सी, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है लेस देन एप्सिलॉन आ जाती है। कब? जब एक्स माइनस सी मॉड लेस देन डेल्टा होगा। तो इसका क्या मतलब है? जब हम कहते हैं कि x माइनस सी मॉड जो है वो लेस देन डेल्टा है, c को हमने यहाँ पे लोकेट कर दिया। अगर आपने ग्राफ ड्रा किए हो तो आपको ये पता होगा कि जिस पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती उसको हम एम्प्टी रखते हैं, उस पॉइंट को हम छोटा सा सर्कल सा बना देते हैं, उसको एम्प्टी रख देते हैं। लिमिट की डेफिनेशन में ये गिवन है कि इस पॉइंट पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करना ज़रूरी नहीं है, तो हमने इस पे सर्कल छोटा सा बना दिया। और इस स्मॉल चेंज को, ये जो डेल्टा है ये बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर है जो कि अप्रोचेस टू जीरो है। इस डेल्टा स्मॉल चेंज को हमने क्या लिख दिया कि ये जो डेल्टा है ये पॉजिटिव है, अप्रोचेस टू जीरो है, और उसका छोटा सा हमने साइड से लेना है, छोटा सा एक इंटरवल लेना है जो कि सी को भी कंटेन करे और उसके कुछ वैल्यूज़ उससे छोटी हों, कुछ वैल्यूज़ उससे बड़ी हों। क्योंकि लिमिट के लिए हमने कहा था कि जिस पॉइंट पे हमने लिमिट कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट के नेबर्स में, नेबर्स हम इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल साथ साथ कुछ पॉइंट्स का इंटरवल हमने लेना है। तो जब हम कहते हैं कि x माइनस सी मॉड जो है वो लेस देन डेल्टा होना चाहिए, लेस देन डेल्टा होना चाहिए, तो इसका यही मतलब होता है कि x जो है वो किससे बिलोंग करे? x बिलोंग करे c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा, इनसे बिलोंग करे x। ठीक है, x हमारे पास इनसे बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे कोई भी x जो है वो हमने इस इंटरवल से बिलोंग करवाया। ठीक है, ये जो चेंज है ये भी डेल्टा है, ये जो पॉइंट के इस तरफ है ये भी डेल्टा है। फॉर ऑल x पे क्या कंडीशन है? ये c के इक्वल नहीं आएगा। अब जो हमने सेकंड की बात की थी, सेकंड क्या था कि एफ ऑफ एक्स, ये तो हमने एक्स की बात कर ली, डोमेन की बात कर ली कि वो इस इंटरवल पे लाए करेगा। लिमिट हमें बताता है कि उसकी जो फंक्शनल वैल्यूज़ होंगी वो भी स्पेसिफिक इंटरवल में लाए करेंगी। अगर उसकी लिमिट एल आई है, अगर उसकी लिमिट एल आई है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल, एल जो है उसकी लिमिट कह सकते हैं दिस लेस देन एप्सिलॉन हो। कब? जब एक्स माइनस सी मॉड जो है वो लेस देन डेल्टा हो। यहाँ पे ये जो है वो इसकी लिमिट होती है, क्योंकि हमने कहा था कि ये लिमिट की वेरिफिकेशन के लिए होता है। सपोज आप कैलकुलेट करते हैं और एट द एंड आपके पास ये क्या आ जाता है? ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ जाता है, तो हम कहेंगे कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, या ये जो हमने लिमिट इसकी सपोज की है वो इसकी लिमिट नहीं है। ये वाली कंडीशन जो है ये ऑलवेज वैलिड होगी, क्योंकि हम ये सपोज करते हैं और ये प्रूफ करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो इसका मतलब यही होता है कि एफ ऑफ एक्स किससे बिलोंग करे? एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन से बिलोंग करे। हमें पता है कि जो रियल लाइन होती है वो लेफ्ट टू राइट मूव करती है, तो हमने छोटे इंटरवल जो भी लिखते हैं वो पहले उसका छोटी वैल्यू लिखते हैं फिर उसकी बड़ी वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी लिमिट को हमने कैपिटल एल से डिनोट कर लिया, और एफ ऑफ एक्स किस में लाया करेगा? इस ये बिल्कुल साथ है, ये जस्ट आपको शो करने के लिए थोड़ा सा दूर शो किया गया है। एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन में ये लाया करेगा। ठीक है, ये लिमिट की जो हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं उसकी ये ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी है। ओके, नेक्स्ट ये भी उसी फॉर्म का है। इसमें जस्ट ये बताया गया है कि जो हमने L माइनस एप्सिलॉन, इसको हमने एप्सिलॉन कहा था, ओवर में जितना ग्रेटर नंबर होगा
ग्रेटर, जितनी ग्रेटर वैल्यू होगी उतनी ही हमारे पास ये वैल्यू जो है ये स्मॉलर होगी। ठीक है, तो ये हमने एप्सिलॉन 1/1 लाख हो सकता है, 1/1 10 लाख हो सकता है, 1/10,000 हो सकता है। ओके, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x। अब ये भी एक बहुत अच्छी बात है, ये डिफरेंट डेफिनेशंस में यूज होता है, वैसे तो आपको आता होगा, डिफरेंट क्वेश्चंस में ये बात यूज होती है कि अगर ओवर में कोई नंबर है जो कि इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो भी इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर कोई कांस्टेंट है और जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी जो रेंज है वो या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी है या नेगेटिव इन्फिनिटी है, तब भी इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास ये वाला कोई फंक्शन है तो इसकी आप लिमिट किस तरह से अप्लाई करेंगे। लिमिट्स के बारे में कुछ रूल्स हैं कि अगर सम में है या फिर डिफरेंस में है तो उनकी लिमिट हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अगर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या फिर कोई नंबर है f(x) प्लस g(x) है तो इसकी लिमिट किस तरह से होगी, पहले f(x) पे सेपरेट अप्लाई हो जाएगी, g(x) पे सेपरेट अप्लाई हो जाएगी। f(x) अगर हम 5 को कंसीडर करें दैट इज अ कांस्टेंट, तो इस पे लिमिट कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी और हमारे पास वही आंसर आएगा। 1/x अप्रोचेस टू 0 होता है तो इस तरह से 5 आंसर आ गया। limits at infinity of rational functions. To determine the limits of rational functions as x approaches to infinity, we first divide the numerator and denominator. अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, सपोज x + 2/x³ - 5 है, इसकी अगर आपने रैशनल फंक्शन है ना, इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द डिनोमिनेटर। जो ओवर में हाईएस्ट पावर ऑफ x होगी या फिर इस पोलिनोमियल का जो ऑर्डर होगा, हाईएस्ट पावर यही होती है ना जिसका ऑर्डर होगा, उससे हम डिवाइड करेंगे। हाईएस्ट पावर लिखी दो, उससे हम डिवाइड करेंगे इस वाले पूरे एक्सप्रेशन को और ओवर वाले पूरे एक्सप्रेशन को। एट द एंड हम लिमिट अप्लाई कर देंगे और वही आंसर होगा। ओके, इसकी एग्जांपल है फर्दर, ये ऑलरेडी भी हम कर चुके हुए हैं तो इसलिए ये आप खुद ही कर लें। नेक्स्ट देखिए, अगर लिमिट नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करती है तो इस फॉर्म में भी यही रिजल्ट अप्लाई होंगे और यही वे अप्लाई होगा। अब बात आती है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। अगर कोई भी नंबर आपके पास गिवन है, पहले तो हमने लिमिट एट इन्फिनिटी और लिमिट एट नेगेटिव इन्फिनिटी की बात की है। अब अगर कोई भी आपके पास नंबर गिवन है c, उस पर हमने क्या कैलकुलेट करनी है, कुछ लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है, कुछ राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है। वी से दैट f हैज लेफ्ट हैंड लिमिट। हमने कहा था कि अगर हमने पॉइंट 2 पे लिमिट कैलकुलेट करनी है, इस पॉइंट 2 पे, तो उस पर तो वो डिफाइन नहीं होता, उसको हम छोड़ देंगे। तो कुछ उसकी लेफ्ट साइड पे कैलकुलेट करेंगे। जब लेफ्ट पे आएंगे तो 2 से नंबर बड़ा नहीं हो सकता। एक बैरियर, हमने ये एक बैरियर लगा दिया कि इससे लेफ्ट में हमने देखना है। तो लेफ्ट में जब हमने देखना है तो 1.8 देख सकते हैं, 1.89 देख सकते हैं, 1.9 देख सकते हैं, इसके बिल्कुल क्लोज। ठीक है, जब हम इसके राइट की बात करेंगे तो तब भी हम इसके बिल्कुल क्लोज देखेंगे। तो जब हम लेफ्ट लिमिट की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि x अप्रोचेस टू c, इस पॉइंट c को तो अप्रोच कर रहा है, लेकिन कहाँ से कर रहा है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। उसकी जो वैल्यूज होंगी वो c से छोटी होंगी। इसी तरह से जब हम बात करते हैं वे लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम द राइट साइड, ये इसकी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी लिखी हुई है। इफ फॉर एवरी नंबर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ करेस्पॉन्डिंग नंबर डेल्टा पॉजिटिव सच दैट व्हेनेवर f of x माइनस एल मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। कब, अब पिछले में हमने कहा था कि जो x है वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग करेगा c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा पे, लेकिन हम लेफ्ट लिमिट एट c की बात कर रहे हैं। इट मीन्स इस इंटरवल को हम c पे ब्रेक करेंगे और हम x के लिए 2 इंटरवल्स बनाएंगे, एक तो c माइनस डेल्टा और c, और दूसरा इंटरवल हम क्या बनाएंगे, यूनियन लिख सकते हैं इसको, c टू c प्लस डेल्टा। अगर आप देखें तो पीस वाइज फंक्शन में इस तरह से हमारे पास डोमेन डिफाइंड होती है। तो अगर लेफ्ट लिमिट की हम बात कर रहे हैं तो हम इंटरवल ये वाला कंसीडर करेंगे, बाकी सारी डेफिनेशन सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं, जस्ट इंटरवल में चेंज है कि इंटरवल हम c से छोटी वैल्यूज यूज करेंगे। तो c
बी ये देखें ओपन ब्रैकेट है, इट मीन सी इंक्लूड नहीं है, तो हमने सी माइनस डेल्टा टू सी का इंटरवल रख लिया। इसी तरह से जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें सेम लेफ्ट हैंड वाली होंगी। फ़र्क कहाँ पे आएगा, ये इंटरवल हम ये वाला यूज़ करेंगे, इंटरवल हम ये वाला यूज़ करेंगे क्योंकि राइट हैंड में हम क्या कहते हैं कि सी से कुछ डेल्टा अगर हमारे पास ऐड करें तो उस इंटरवल में लाया करें, सी से बड़ा हो। सी से बड़ा होने का क्या मतलब है कि सी तो उसमें इंक्लूड होता ही नहीं है, क्योंकि सी पे फंक्शन डिफाइंड होना ज़रूरी नहीं होता और नहीं होता। सी टू सी प्लस डेल्टा हम इंटरवल लेंगे किस में, इन केस ऑफ राइट हैंड लिमिट। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की हमने बात कर ली, राइट हैंड लिमिट की बात कर ली, अब बात आती है कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की। कॉन्टिन्यूस फंक्शंस क्या है, बेसिकली ये एप्लीकेशंस हैं किसकी, ऑफ लिमिट्स की, क्योंकि लिमिट्स की 2-3 डेफिनेशंस हम अप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, एट द एंड वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है। एनी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हुज ग्राफ कैन बी स्केच्ड ओवर इट्स डोमेन, जिसका ग्राफ हम उसकी डोमेन में इस तरह बना सकें इन वन अनब्रोकन मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। ये देखें, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है कि आपने ग्राफ ड्रा किया, इसको कुछ समझने के लिए कुछ भी आपको माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमने ग्राफ ड्रा किया, अगर आपके पास इस डोमेन में जो भी डोमेन है उसमें आप विदाउट पेंसिल लिफ्टिंग उस ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं, तो वो सिंपली वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अनब्रोकन मोशन का मतलब ये है कि एक दफ़ा आपने पेंसिल उठाई है, बाद में आपने पेंसिल नहीं रखी, तो वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। सच ग्राफ्स डोंट जंप एब्रप्टली, ऐसे ग्राफ्स जिनके हमारे पास ये तो पहले ये फंक्शन ड्रा किया है, फिर उसके बाद ये वाला फंक्शन आ जाए, ये दरमियान में जंप आ जाए, अगर ये जंप आ जाता है, ये गैप दरमियान में आ जाता है, ग्राफ कनेक्टेड नहीं होता, तो उसको हम डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। इसी तरह से अब हम कॉन्टिन्यूस एट सी, इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस की क्या बात है, लेट सी बी अ रियल नंबर ऑन द एक्स एक्सिस, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट सी। कब कॉन्टिन्यूस होगा, अगर उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करे और वो एफ ऑफ सी के इक्वल भी आ जाए। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो एफ ऑफ सी के इक्वल आती है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। नेक्स्ट देखें, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की कुछ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है। हमने कहा था कि जो इंटरवल है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट सी पे हमने कैलकुलेट करना है, तो उससे थोड़ा सा पीछे हम इंटरवल लेते हैं, तो इसका जो ग्राफ होगा, अगर वो यहाँ पे एंड भी हो रहा है तो हमने तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो हमें इशू नहीं होगा। इसी तरह से अगर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है तो हमने कुछ ऐड करना होता है उसमें। तो इस तरह ये जो है टू साइडेड लिमिट्स भी इनको कहते हैं, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट्स मिलकर टू साइडेड लिमिट्स भी कहलाती हैं, और इस तरह इनकी ग्राफिकली हम उनको देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक फंक्शन का ग्राफ है, क्या आप बता सकते हैं ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है? अच्छा, किसी पॉइंट की अगर हम बात कर ले, एट एक्स इज इक्वल टू 1, वेदर इट इज कॉन्टिन्यूस एट और नॉट, ये आपने खुद सोच के कमेंट्स में बताना है कि ये क्या ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये वही सेम वही लिमिट की एप्लीकेशंस हैं, ग्राफिकली हम इसको देख रहे हैं, ये ऑलरेडी हमने कर लिया है सेम इसी पैटर्न पे। अब बात आती है लेफ्ट कॉन्टिन्यूस और राइट कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की। जिस तरह से लेफ्ट लिमिट की बात थी, वैसे ही लेफ्ट कॉन्टिन्यूस और राइट कॉन्टिन्यूस की बात है। द फंक्शन एफ इज राइट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हमने कहा है कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इज राइट कॉन्टिन्यूस एट सी आर कॉन्टिन्यूस फ्रॉम द लेफ्ट, अगर उसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है और वो फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ सी के इक्वल आ जाती है, तो हम कहेंगे कि ये राइट साइड से कॉन्टिन्यूस है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ सी के इक्वल आ जाती है, तो हम इसको सिंपली कहेंगे कि ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है उस पॉइंट पे। नेक्स्ट देखिए, कॉन्टिन्यूटी टेस्ट क्या है, इसकी 3 कंडीशंस होती हैं, कॉन्टिन्यूटी क्राइटेरिया भी इसको कह सकते हैं। ये कंडीशंस क्या हैं? A function f of x is continuous at a point x is equal to c if and only if following conditions are satisfied। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, कौन सी कंडीशन है? जिस पॉइंट पे हमने कैलकुलेट करना है उस पे f of x डिफाइंड हो, मीन्स हम f of c कैलकुलेट कर सकें। सेकंड क्या कंडीशन है? ये जो c है वो डोमेन का ही पॉइंट होना चाहिए। सेकंड क्या कंडीशन है कि उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, x अप्रोचेस टू c f of x एग्जिस्ट करे। थर्ड क्या है
कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल आनी चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई कर जाता है तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज हम कहेंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है। अब लिमिट की जो है वो एक और डेफिनेशन भी हमने कहा था कि लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल आ जाएंगी, तो तभी हम कहेंगे कि उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज हम कहेंगे कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ ही हमने राइट हैंड लिमिट की बात कर ली थी, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हमने डिस्कस कर लिया, तो ये हमें इसको करने की अब मजीद ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं किस तरह से एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के थ्रू हम लिमिट को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास फंक्शन गिवन है, उसकी लिमिट गिवन है और कहा हुआ है कि शो दैट कि इस फंक्शन की जो भी लिमिट है वो 2 है। तो इसको वेरीफाई करने का एक तो ये तरीका होता है कि हम डायरेक्ट इसकी लिमिट कैलकुलेट कर लें, अगर वो 2 के इक्वल आती है तो हम कह देंगे कि येस इट्स लिमिट इज़ 2। अगर वो 2 के इक्वल नहीं आती तो फिर हम इसको कहेंगे कि इसकी लिमिट जो है वो 2 नहीं है। यहाँ पे L क्या गिवन है, 2 गिवन है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास 5x माइनस 3 गिवन है और किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है वो हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या कहती है कि व्हेन एवर x माइनस सी मॉड जो है वो लेस देन डेल्टा हो। c यहाँ पे 1 है तो हमने लिख दिया व्हेन एवर x माइनस सी मॉड जो एब्सोल्यूट वैल्यू है तो ये पॉजिटिव b होगी। सेकेंड क्या थी, एफ ऑफ एक्स से रिलेटेड क्या कंडीशन थी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, 5x माइनस 3 है, ये गिवन है। एल क्या था, हमने 2 लिया हुआ है, माइनस 2 कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करें, 5x माइनस 3 और माइनस 2, इट मीन्स माइनस 3 माइनस 2 हमारे पास माइनस 5 आ गया। तो इसको हमने लिख दिया, हमने ये शो करना है कि ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको लिख सकते हैं 5 कॉमन ले लें और x माइनस 1 मॉड लिख दें, और x माइनस 1 मॉड किससे छोटा है, डेल्टा से छोटा है। तो हमने यहाँ पे इनइक्वालिटी शो कर दी और ये लेस देन 5 डेल्टा हो गया। अब डेल्टा की वैल्यू हम कोई ऐसी ले सकते हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो यस, हम एक ऐसी वैल्यू ले सकते हैं। अगर हम डेल्टा को लिख दें डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर 5, तो इट मीन्स ये पूरा एक्सप्रेशन जो है 5 से कैंसिल होकर ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के थ्रू यस इट्स लिमिट इज 2। अच्छा, ये कॉन्टिन्यूटी के लिए अगर आप ग्राफ देखें तो हमने ये कहा था कि अगर पेंसिल को उठाए बगैर हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, तो ये उसी की ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है कि हमने डिफरेंट पॉइंट्स लिए, उनको प्लॉट कर दिया और इनमें कोई भी गैप नहीं है, तो इट मीन्स ये कॉन्टिन्यूस है। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। अब देखें कॉन्टिन्यूटी एट पॉइंट ए एंड बी। आपके पास ये कोई पॉइंट सी है। कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट का क्या मतलब है कि उसकी लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करे और वो इसके इक्वल आ जाए। कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम द राइट का क्या मतलब है, उसकी राइट लिमिट एग्जिस्ट करे और वो इसके इक्वल आ जाए। तो ये सिंपली ग्राफिकली भी आपको एक्सप्लेन किया गया है कि ये इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कुछ कॉन्टिन्यूटी की एग्जांपल्स हैं ब्रैकेट फंक्शंस की, ये आप खुद कर लें, इसको देखें, अगर कोई मसला होता है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, जिसमें से एक हमने सम वाली प्रॉपर्टी यूज भी कर लिया, वहाँ पे भी मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। ये क्या है, इफ द फंक्शन f एंड g आर कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू c। अगर इस पॉइंट पे दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूस आ जाते हैं तो हम उनके सम के बारे में क्या कह सकते हैं, उनके डिफरेंस के बारे में क्या कह सकते हैं, उनके प्रोडक्ट के बारे में क्या कह सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कोशेंट, पावर और रूट के बारे में हम क्या कहेंगे। अगर दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होते हैं तो उनका सम जो है वो भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। अगर f और g दो फंक्शंस हैं जो कि कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका सम भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। ये लिखा हुआ है कि कॉम्बिनेशंस आर कॉन्टिन्यूस। अगर हम उनका डिफरेंस कर देंगे, f हमारे पास गिवन है कॉन्टिन्यूस है, g गिवन है, उनका अगर डिफरेंस आ जाता है तो वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। स्केलर क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो वो भी कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। यहाँ पे अब बात आती है फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन, कोशेंट।
क्वोशिएंट एफ ओवर जी है, आपको पता है कि अगर जी 0 के इक्वल आ जाता है तो ये कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं होता, तो इसके लिए जी नॉन जीरो होना चाहिए किस पॉइंट पे, जिस पे हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। पावर फंक्शन की बात करेंगे तो वो भी कॉन्टिन्यूस होता है, अगर हम रूट फंक्शन की बात करेंगे तो वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन इस पे क्या कंडीशन है, इट इज डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल। ये जो फंक्शन है ये सब पे डिफाइंड होना चाहिए। आपको पता है स्क्वायर रूट फंक्शन जो है वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं होता। तो बस आज के लिए इतना ही इनफ है, इसको रीड आउट करें और अंडरस्टैंड करें।